नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, मगर सबसे पहले बात करेंगे देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों की, जहां पहली तस्वीर है दिल्ली विधानसभा सत्र में हुए हंगामे की। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन जो है आज वो लॉन्च हो गया है, जिसमें एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें लिखा गया है और नारा दिया गया है कि जेल का जवाब वोट से। तीसरी तस्वीर है के कविता को कोर्ट से मिले झटके की, क्योंकि के कविता की जो जमानत याचिका है वो आज कोर्ट ने खारिज कर दी है। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें खिचड़ी स्कैम में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार को समन मिल गया है। पांचवी तस्वीर चुनावी बॉन्ड पर वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज हो गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया है। पब्लिसिटी के लिए डाली जा रही है याचिका, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने की भी बात कही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। वहीं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है। तो बड़ी खबर, दिल्ली से विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन किया है। ईडी ने दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है। गोवा चुनाव में इंचार्ज रह चुके हैं दुर्गेश पाठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और आपको बता दें कि गोवा चुनाव में दुर्गेश पाठक की अहम भूमिका रही है। वो गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के इंचार्ज रह चुके हैं। हमारे साथ अजीत कुमार, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले भी हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाएं दायर हुई थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब एक और मामला सामने आया है जिसमें याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। अजीत, देखिए बिल्कुल, जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो कथित शराब घोटाला है इसमें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से ही कई जो है लोग जो है मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो मांग है वो कर रहे थे। इसको लेकर के इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन उस याचिका को एक तरफ से जो कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अब जो है दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने अब ये जो है याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपना जो अधिकार है, अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने अपना अधिकार है वो खो दिया है, इसलिए उन्हें अब मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और इसी को लेकर के उन्होंने ये दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि संदीप कुमार वही है जो दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले इन्होंने ही ये याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने एक फटकार लगाते हुए संदीप कुमार को साफ तौर पर कहा कि जब इससे पहले 2 याचिका को खारिज कर दिया गया है तो इसके बाद कोई याचिका दायर करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। जुर्माने की बात भी सामने आई और कहा गया है कि पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है। अजीत, साथ ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता और बड़ा चेहरा है दुर्गेश पाठक, उनको भी ईडी ने समन किया है। शराब घोटाले मामले में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है लगातार जारी है। कब पूछताछ के लिए बुलाया गया है दुर्गेश पाठक को? देखिए बिल्कुल रिया, बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी के कथित शराब घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एक से एक नेताओं की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भी इसी तरीके से ईडी ने समन भेजा था। उसके बाद अब राजेंद्र नगर विधानसभा से जो विधायक है दुर्गेश पाठक, इन्हें ईडी ने समन भेजा है और तकरीबन 2 बजे का समय वैसे दिया था जो घोटाले ईडी जो हेडक्वार्टर वहां तो बुलाया गया था। आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक है, जहां पर उनसे पहले राघव चड्ढा जो विधायक थे, जब उन्हें राज्यसभा भेजा गया तो जब सीट खाली हुई तो दुर्गेश पाठक को यहाँ पर लाया गया
दुर्गेश पाठक जो है वो एमसीडी के प्रभारी भी रहे हैं। और इतना ही नहीं, गोवा विधानसभा जब चुनाव चला था उस समय उन्हें इंचार्ज भी बनाया गया था। और कहीं ना कहीं उसी जो बार बार ईडी की तरफ से मनी ट्रेल की जो बात की जा रही है, उसी मनी ट्रेल को जोड़ने का मकसद से अब दुर्गेश पाठक पर ईडी की जो जांच की जो रडार है वो पहुंच चुकी है। हालांकि बताना चाहूंगा, इससे पहले जब आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस समय आतिशी ने साफ तौर पर कहा था कि आतिशी इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, इन 4 लोगों के नाम लिए थे, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जो भाजपा में शामिल होने का जो आरोप है वो लगाया था। और अब कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक को ईडी ने एक नया समन भेजा है और ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए बुलाया है। जी बिल्कुल अजीत, जो 4 नाम आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए थे, ठीक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उसमें दुर्गेश पाठक का भी नाम शामिल था। और अब देखने वाली चीज ये है, क्योंकि काफी अहम चेहरा है, क्योंकि गोवा चुनाव में प्रभारी रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इस जांच में क्या कुछ निकलता है, इनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलता है और रडार में अगला नंबर किसका होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बदायूं से सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। शिवपाल बेटे आदित्य को प्रत्याशी बता रहे हैं, लगातार आदित्य को प्रत्याशी बनाने की बात सामने आ रही है। वहीं अखिलेश यादव का अभी तक कोई जवाब इस पर नहीं आया है। अखिलेश यादव आखिर क्यों हामी नहीं भर पा रहे हैं, ये सवाल जो है लगातार बरकरार है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर सस्पेंस की स्थिति बरकरार है, कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। ऐसे में बदायूं से सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि शिवपाल यादव बेटे आदित्य को प्रत्याशी बता रहे हैं। लगातार आदित्य वहां पर बने भी हैं, बदायूं में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। पूरे चुनाव अभियान की जो कमान है वो आदित्य ने संभाल रखी है। वहीं अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है कि आखिर किसको चुनाव लड़वाया जाएगा, टिकट किसको दिया जाएगा। अखिलेश यादव आखिर क्यों हामी नहीं भर पा रहे हैं, ये सवाल अभी भी बरकरार है। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, इससे पहले अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को बदायूं भेजा था और बदायूं से चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद शिवपाल यादव बदायूं गए, प्रचार प्रसार कुछ दिन किया और बाद में पलट गए और बोला कि आदित्य मेरी जगह, यानी उनके बेटे जो है वो चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल बेटे आदित्य को बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं। वहीं लगातार आदित्य ने भी बदायूं में कमान संभाल रखी है। प्रचार प्रसार की जो डोर है वो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने बदायूं में संभाल रखी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कुछ भी जवाब सामने नहीं आया है। सवाल यही कि आखिर हामी भरने में अखिलेश को इतनी देरी क्यों लग रही है। तो समाजवादी पार्टी कई सारी सीटों पर कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रही है। बार बार उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, मेरठ हो। अब बदायूं में भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले शिवपाल यादव पर भरोसा जताया, उसके बाद शिवपाल यादव बदायूं गए, प्रचार प्रसार किया कुछ दिन और बाद में बोलने लगे कि आदित्य को मेरी जगह प्रत्याशी बनाया जाए। लगातार शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने की बात कह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का अभी तक इस पर कुछ भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, कोई भी जवाब अखिलेश यादव ने नहीं दिया है। और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव को आदित्य यादव के नाम पर हामी भरने में अभी भी समय क्यों लग रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विजय कुमार, हमारे संवाददाता बदायूं से लाइव जुड़ गए हैं। विजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी टिकट्स को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति पे है, पहले मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, अब बदायूं, और बदायूं में भी पूरी तरह से कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव जो है आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाह रहा है, वहीं अखिलेश यादव अभी भी कंफ्यूज है, हामी नहीं भर पा रहे हैं। बता दें, यहाँ बदायूं पर जिस तरह से धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ, उसके बाद शिवपाल यादव को हुआ था। अब इसके बाद शिवपाल यादव ने जो कहा है कि जनता जो है आदित्य यादव को चाह रही है, आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि आदित्य यादव के लिए जो है शिवपाल यादव ने हाईकमान को एक पत्र भी लिखा था कि आदित्य यादव को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि देखिए, हाईकमान से अखिलेश यादव की तरफ से कोई ऐसा अभी तक जवाब नहीं आया है और बदायूं पर प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी का सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। देखिए, जिस तरह से आदित्य और जनता यहाँ की आदित्य
के लिए जनता चाह रही है। शिवपाल यादव के जो बयान थे कि यहाँ पर जनता आदित्य यादव को चाह रही है, आदित्य यादव को यहाँ पे जो है प्रत्याशी बनाया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी तक हाईकमान से या अखिलेश यादव से ऐसी कोई बयान नहीं आया या ऐसा कोई वहाँ की तरफ से जो जवाब नहीं आया है कि यहाँ पर आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र यादव जो यहाँ पे गए थे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि हम चर्चा के साथ जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो चर्चा के साथ प्रचार करने में थोड़ा सा हिचक होती है, मगर आदित्य यादव यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो आदित्य के साथ हम जो है खुल करके यहाँ पर चुनाव लड़ा सकेंगे। जी ठीक है विजय, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद आसिफ भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बात की जाए, समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति है। पहले मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, अब बदायूं, और बदायूं में भी पूरी तरह से कंफ्यूजन है क्योंकि पहले अखिलेश ने जो है धर्मेंद्र यादव का नाम जो है वो सामने आ रहा था, फिर उसके बाद शिवपाल यादव का नाम सामने आया, अब आदित्य यादव का नाम सामने आ रहा है। शिवपाल यादव लगातार आदित्य यादव के लिए हाईकमान से बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, इससे कहीं न कहीं जो है माना जा सकता है कि अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 80 सीटों को जीतने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव दम भर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों का टिकट काटा जा रहा है, मेरठ में तीसरी बार जो है प्रत्याशी का टिकट पक्का हुआ। इसके पहले बागपत, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, नोएडा समेत ऐसी 9 सीटें हैं जहां पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी और टिकट काटना पड़ा और प्रत्याशी चेंज करने पड़े। लेकिन बात करें बदायूं सीट की, तो बदायूं सीट के बारे में यह कहा जा रहा है कि जब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव का टिकट यहां से पक्का किया था, तभी से शिवपाल यादव पूरी तरह से नाराज दिख रहे थे, नाराजगी की बातें सामने आई थी। और अब इसी बीच शिवपाल यादव ने ऐसा दांव खेला कि कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चित होते दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने आदित्य यादव को लेकर यह मांग कर डाली कि बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, और इसके ठीक बयान शिवपाल यादव का आता है और उन्होंने भी यह ऐलान कर दिया कि यहाँ पर आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से शिवपाल यादव इच्छा जता चुके हैं कि बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहेंगे बदायूं से, कार्यकर्ताओं का भी समर्थन है और पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार की बागडोर है वो आदित्य ने ही संभाल रखी है, तो आखिर कंफ्यूजन अभी भी क्यों? अखिलेश यादव आखिर क्यों आदित्य यादव के नाम पर हामी नहीं भर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यह बता दूं कि अगर बात कंफ्यूजन की करें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन शिवपाल यादव की सीट यानी बदायूं से जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन के बजाय सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अंदर खाने में बड़ी रार चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव अपना फैसला सुनाते हैं, न कि शिवपाल यानी चाचा की राय मानते हैं। और यहाँ पर जब शिवपाल यादव ने मांग रखी बेटे के लिए, उस पर जो है अब फैसला सपा प्रमुख नहीं ले रहे हैं। इससे कहीं न कहीं अंदर खाने में यह भी पता चल रहा है कि दोनों के बीच जो है अब फिर से दूरियां बढ़ गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले शिवपाल यादव के रास्ते अलग थे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रास्ते अलग थे। इन सब सारी बातों को, परिवार की बातें बाहर न जाए, इसे ढांकने के लिए मीटिंग हुई। अखिलेश यादव स्वयं शिवपाल यादव के आवास तक पहुंचे थे, मान मनोबल चला, लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह से गांठ बन जाती है किसी धागे के टूटने के बाद, तो यह गांठ अब भी बरकरार है और माना यही जा रहा है कि इसी वजह से शिवपाल यादव की जो बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जो दूरियां हैं अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच अब धीरे धीरे वो सामने आ रही हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बदायूं से विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरह से अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी कई सारी जो सीटों पर है वो कंफ्यूजन की स्थिति पे है और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर भी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर भी रही है और यही कह रही है कि अंतर कलह जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, एकजुटता नहीं है समाजवादी पार्टी में। विजय जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अगर बदायूं सीट की बात की जाए, क्योंकि
साफ देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की जो अंदर की कलह है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर शिवपाल यादव का टिकट तो हो गया, मगर जो उनका अंदरूनी मनमुटाव है, जो पारिवारिक कलह है, इसके चलते शिवपाल यादव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अपने जो है बेटे के लिए यहाँ पे प्रत्याशी बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जब शिवपाल यादव का टिकट हुआ था तो जनता को लग रहा था यहाँ पर, और ये तमाम चीजें लग रही थी कि यहाँ पर सपा बहुत मजबूत है, क्योंकि बदायूं चूंकि बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर लंबे समय से जो है कब्जा भी लोकसभा सीट बदायूं पर जी समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन जिस तरह से जो कंफ्यूजन है, जिस तरह से सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा है, उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बीच में अभी योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि जिस तरह से भतीजे को यहाँ से भगा दिया गया था, अब थोड़े दिन के बाद चाचा भी यहाँ से भाग जाएंगे, तो बिल्कुल देखिए बीजेपी जो है समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बिल्कुल सही कह रही है कि जैसे भी इनका कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है तो बीजेपी जो है यहाँ से मजबूत हो जाएगी। जी बिल्कुल विजय, तो बदायूं सीट को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति में दिख रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव जहां बात कर रहे हैं कि बेटे आदित्य को चुनाव लड़ाना चाहेंगे, वहीं आदित्य ने भी बागडोर संभाल रखी है। अब देखना ही होगा कि आखिर कब अखिलेश यादव आदित्य यादव के नाम पर हामी भरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका, और मोहम्मद आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मथुरा से बीजेपी की मौजूदा सांसद और तीसरी बार लोकसभा की प्रत्याशी हेमा मालिनी से इंडिया वॉइस ने खास बातचीत की। जन समस्याओं को लेकर इंडिया वॉइस से खास बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा कि कॉरिडोर बनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही यमुना की सफाई पर भी खुलकर बात की। क्या कुछ कहा हेमा मालिनी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सांसद यानी तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा की प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी से अभी हम बात करेंगे, और अभी हम उनके आवास पर आए हुए हैं जो वृंदावन के ओमेक्स में है, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मथुरा की जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि 10 साल से वो लगातार सांसद हैं और तीसरी बार भी मैदान में हैं, यानी चुनाव मैदान में हैं और चुनाव भी तेजी से उनका चल रहा है। तो आइए हम उनसे अभी बात करते हैं। मथुरा की जाम की जो समस्या है उसके लिए आपको क्या कहना है? उसके लिए हमने ये जो 84 कोस परिक्रमा जो बना रहे हैं जी, उसमें से बहुत अच्छा सा आप लोगों का आराम मिलेगा, ऐसा काम उसमें कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरा हमारे वृंदावन के अंदर आते हुए वो रोड बनने वाला है। जो 84 कोस परिक्रमा जब बनेगा उसके साथ साथ बनने का वो प्रोग्राम है। 11 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मैं लेकर आई हूँ हमारे मथुरा के लिए। वो काम होना चाहिए, जल्दी से स्टार्ट हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है मेरा, एक सवाल ये है कि जो मथुरा वृंदावन में जाम लगता है, वृंदावन में इतना जाम लग जाता है, ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर पे एकदम जाम की समस्या है, वो कॉरिडोर का निर्माण कब तक शुरू? तो निर्माण अभी जल्दी से शुरू होगा। अभी केस कोर्ट में है ना, केस जिन लोगों ने केस लगा के रखा है हमारे, हाई कोर्ट ने तो परमिशन दे दी है। अभी स्टार्ट हो जाए। अभी वी आर ओनली वेटिंग फॉर दिस इलेक्शन टू गेट ओवर, स्टार्ट हो जाएगा। और ये ज़्यादा भीड़ ओनली बांके बिहारी में आने की आवश्यकता नहीं है, ये क्योंकि ये पूरा नगर जो है वृंदावन टेम्पल सिटी है, मंदिरों से भरा हुआ है। इतने अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर हैं यहाँ पे, और ये बहुत फेमस भी है सप्त देवालय, वो सब जाकर लोग देखें। और वहाँ पे भी वही भगवान कृष्ण है, सिर्फ बांके बिहारी में नहीं, और लोग जाते सिर्फ उधर और सीधा वापस चले जाते हैं। ऐसा ना करें, उनको बाकी जगह जाना चाहिए, ताकि एक ही जगह में भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम एक सवाल है कि यमुना जो शुद्धिकरण के आपने पहले भी कहा था, उसके लिए मैं आपसे जो है थोड़ा। हाँ जी, वो शुद्धिकरण के लिए मैंने बहुत बात किया है, काफ़ी चीज़ हो रहा है ऑलरेडी। 20 नाले जो है उसको टैप कर दिया गया है, अभी और 4 बाकी है, उसको करना है। लेकिन ये सब करने के बाद भी शुद्धि होगी नहीं, क्योंकि असली नाले का पानी हमारा दिल्ली से निकल के आ रहा है, तो उसको हम जब तक नहीं रोकेंगे यहाँ पे नहीं होगा। तो इसके लिए हमें दिल्ली सरकार से और हरियाणा इन लोगों को मिला के, इट्स ए वेरी बिग वर्क, वो काम होगा तो फिर हमें यमुना शुद्धि मिलेगी। लास्ट मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कितने लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं? हम जीतेंगे डेफिनेटली। हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैं बात नहीं करूंगी,
कि हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत मेहनत करेंगे, कर रहे हैं वो लोग। अभी उनका कहना है कि कितना परसेंटेज वो लेकर जा रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए, पूरे देश के जनता के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए इतनी उपलब्धियां दी है। इट इज़ नॉट अ फॉल्स नहीं है, सच है, सच में दिया है। क्योंकि विपक्ष के लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके सिर्फ मुंह में सिर्फ कुछ नहीं है लगा रहता है, लेकिन इतना कुछ दिया है तो पूरी जनता जो है वो जानती है। इसके लिए हमें ज़रूर वोट मिलेगी। हमें प्रधानमंत्री जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे नरेंद्र मोदी जी ही, और उसके लिए हम सब लोग, हम जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, एंड देन वी विल डेफिनेटली विन विद अ बिग सक्सेस। इंडिया वॉइस परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी हमारे साथ हैं, उनके आवास पे हैं। अभी हमने उनसे बात करी और तमाम मथुरा की जन समस्याओं के बारे में उनसे जानकारी करी, उनसे यमुना के शुद्धिकरण और अन्य मुद्दों पर भी उनसे बात करी, जिसका उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि बहुत हमारे द्वारा काम कराए जा रहे हैं। और सांसद जी, अब हमने उनसे पूछा कि आपकी जीत, उन्होंने कहा मेरी जीत निश्चित है और बहुत जल्दी ही वो और जो जन समस्याएं हैं जीतने के बाद में उनको पूरा करेंगी। अपने कैमरा सहयोगी के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वहीं बीजेपी जो है पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। बाड़मेर इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, चुनावी जनसभा को अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, साथ ही विष्णुधाम जंभेश्वर मंदिर भी जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान वो विष्णुधाम मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे, बाड़मेर में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और बड़े बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं वो पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।